What is functionalism? What is neo-functionalism? Who is David Mitrani and how he propounded the theory of functionalism in IR? Who is Ernest Haas? Who is Leon Lindbergh, the thinkers associated with neo-functionalism? What explains the rise of functionalism in international relations? How functionalism and neo-functionalism are related to each other and what is the main differences between them? If you want to master the concept of functionalism and neo-functionalism, then you must be able to answer all these questions correctly. And this is what we are going to do in this video today. ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कंडक्ट किए जाने वाले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना ये आपकी ज़रूरत है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के थियरीज और थियोरेटिकल अप्रोचेस को पढ़ना होगा। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस के थियरीज को पढ़ेंगे, वहाँ आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे और लिबरलिज्म के भीतर, लिबरलिज्म के तहत ही आपको ये दो टॉपिक्स मिलेंगे, फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म। ये दो अप्रोचेस लिबरलिज्म के तहत आते हैं। तो अगर आप लिबरलिज्म को समझना चाहते हैं तो फिर आपको फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म को समझना होगा। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, द अंडरस्टैंडिंग विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके, इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को यूज़ करके आप इस टॉपिक पर पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक फैक्ट बेस्ड MCQ हो या कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ हो या फिर आपको फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म पर एक लॉन्ग एसे टाइप आंसर लिखना हो। पर्टिकुलरली अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें, एक लॉन्ग एसे टाइप आंसर लिखने की बात करें, दूसरे शब्दों में कहें तो एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक पर 500 to 800 वर्ड्स का एक राइटअप लिखने के लिए आपके पास उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड 20 to 30 कीवर्ड्स होने चाहिए। 20 से 30 कीवर्ड्स अगर आपके पास हैं तभी आप उन कीवर्ड्स को एक्सपैंड करके एक बेहतरीन 500 to 800 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म से रिलेटेड एटलीस्ट 20 कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स जैसे इंटीग्रेशन, सीडिंग अथॉरिटी, सुप्रानेशनल बॉडीज, वर्किंग पीस सिस्टम, स्पिलओवर, यूरोपियन इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल इंक्रीमेंटलिज्म, शिफ्ट इन लॉयल्टी, functional organization, low politics, high politics, global service agencies, technocratic decision making, uncontentious, consensual knowledge, elite socialization, federalism by installment, ramification। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें इस वीडियो में मैं बार बार यूज करूंगा। आपको इन कीवर्ड्स को कैच करना है, इन कीवर्ड्स के मीनिंग को समझना है, किस कॉन्टेक्स्ट में इन कीवर्ड्स को यूज किया जाता है ये आपको समझना है और फिर इन कीवर्ड्स को याद रखना है। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? By watching this video at least 2 to 3 times and by keeping the PDF notes of this video with you. I will share the PDF notes of this video with you. इस वीडियो के फ्लो चार्ट और डिस्क्रिप्टिव नोट्स, बोथ फ्लो चार्ट जो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे, बट फ्लो चार्ट के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये आपके लिए अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप इस PDF को अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन इस PDF को अक्वायर करने के लिए आपको WhatsApp के माध्यम से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो, बोथ द फ्लो चार्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव नोट्स। नाउ लेट अस बिगिन द टॉपिक ऑफ टुडे, फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म। इंटरनेशनल रिलेशंस में कई थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं। लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत अपनाया जाने वाला वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द डोमिनेंट थियोरेटिकल अप्रोच है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलिज्म इज टू एक्सप्लेन हाउ, when and why countries cooperate with each other. Liberalism cooperation को explain करता है। Liberalism is more concerned about explaining the examples, the incidences, the phenomena of cooperation than giving justification for conflict and war in international politics. International politics में cooperation के कई examples हैं और इन्हीं cooperation के examples को liberalism के द्वारा theoretically explain किया जाता है। लेकिन क्या countries cooperation से भी एक step आगे बढ़ सकती हैं? Is there anything beyond cooperation? Answer is yes. Countries can move beyond cooperation, and when countries move beyond cooperation, then that situation, that condition is what is described as integration. आपको समझना है यहाँ कि integration और cooperation दोनों एक नहीं है। They are not same. आप कह सकते हैं कि integration is the advanced version of cooperation. International politics में cooperation के हमारे पास कई examples हो सकते हैं। We can have multiple examples of cooperation. लेकिन integration के example ये बहुत कम है। कोऑपरेशन कैन बी कॉमन, इंटीग्रेशन इज रेयर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सवाल है कि इंटीग्रेशन रेयर क्यों होता है? व्हाई इंटीग्रेशन इज रेयर? व्हाई वी डू नॉट हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन? देखिए, इंटीग्रेशन रेयर इसलिए है क्योंकि इंटीग्रेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। कंट्रीज जब कोऑपरेट करती हैं तो कोऑपरेशन के दौरान
कंट्रीज अपने सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. दे कोऑपरेट wherever they think that they have common interest, but while cooperating, they do not prefer or they do not compromise with their sovereignty. लेकिन इंटीग्रेशन के केस में कंट्रीज अपने सोवरेनिटी का एक हिस्सा willingly, voluntarily give up करती हैं. They cede a part of their sovereignty, a part of their authority to a supranational institution, to an international institution. तो integration will come with ceding of authority, giving up a part of sovereignty to a supranational institution. ये इंटीग्रेशन में होता है. कंट्रीज willingly अपने sovereignty का एक हिस्सा कॉम्प्रोमाइज करती है और ऐसा करके कुछ स्फीयर्स में, सभी स्फीयर्स में नहीं, कुछ स्फीयर्स में, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक स्फीयर में, कंट्रीज अपने लॉयल्टी को किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ शिफ्ट करती हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन विल कम विथ सीडिंग ऑफ अथॉरिटी. अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी इज सीडेड वॉलंटरली, willingly by a country, and that country it shifts its loyalty towards an international organization, a supranational authority. This is what is called integration. World War II से पहले इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे पास नहीं थे. इट इज ओनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II दैट एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्टेड इमर्जिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. और ये एग्जाम्पल्स कहाँ इमर्ज कर रहे थे? एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रेशन, दीज एग्जाम्पल्स वी वर सीइंग इन यूरोप में ये एग्जाम्पल्स इमर्ज कर रहे थे. वर्ल्ड वॉर II के बाद कई यूरोपियन कंट्रीज अपने बिटर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को भूलकर, अपने म्यूचुअल एनिमिटी को भूलकर एक साथ आ रही थी. अलग अलग स्फीयर्स में कॉमन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से अपने पॉलिसीज को, अपने एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर रही थी. इवन कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस, जो एक दूसरे के आर्क एनिमी हुआ करते थे, इवन दीज कंट्रीज दे वर कमिंग टुगेदर, दे वर एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेशन बिटवीन देम. इस तरह के कोऑपरेशन या इस तरह के इंटीग्रेशन का पहला एग्जाम्पल हमें 1953 में देखने को मिला विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. कोल एंड स्टील प्रोडक्शन के स्फीयर में कुछ यूरोपियन कंट्रीज सक्सेसफुली कोलैबोरेट करती हैं. 1953 में इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. इस कोऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद, कोल एंड स्टील प्रोडक्शन के स्फीयर में सक्सेसफुल कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने के बाद कंट्रीज दूसरे स्फीयर में मूव करती हैं, जैसे एनर्जी, कॉमन मार्केट. As a result, 1958, we see that the integration is broadened among these European countries. The integration is broadened. दो और सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, यूरेटम, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, एंड EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. बाद में इन सभी इंस्टीट्यूशंस, इन सभी कम्युनिटीज़ को, इन सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर एक यूनिफाइड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन. 1950s के डिकेड में यूरोप में हो रहा ये रीजनल इंटीग्रेशन का यूरोप में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक पहला कॉन्क्रीट एग्जाम्पल था. लेकिन यूरोपियन इंटीग्रेशन के इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास, दैट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस में, कोई सटीक थियरी मौजूद नहीं थी. इनफैक्ट यूरोपियन इंटीग्रेशन वॉज कंसिडर्ड अ थियरिटिकल मिस्ट्री फॉर बोथ द डोमिनेंट अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज रियलिज्म एंड लिबरलिज्म. दोनों ही अप्रोचेस के भीतर, चाहे हम लिबरलिज्म की बात करें या रियलिज्म की बात करें, इन दोनों ही अप्रोचेस के भीतर इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अभी जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज होती हैं वो डेवलप नहीं की गई थी. थियरीज मौजूद नहीं थी. लिबरलिज्म और रियलिज्म दोनों ही अप्रोचेस के तहत थियरीज मौजूद नहीं थी जो इस रीजनल इंटीग्रेशन को, यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन कर सकें. सो द नीड वॉज टू बिल्ड थियरीज explaining this integrative behavior of countries in Europe. The question was, which theoretical approach will respond? Which theoretical approach will give us the theories needed to explain this European integration? Liberalism responded. Liberalism responded to this need, और इसी need को satisfy करते हुए, इसी theoretical mystery को solve करते हुए liberalism के तहत theories of integration को develop किया गया. आपको समझना है कि liberalism के तहत दो theories हैं. There are two theories within liberalism. दो थियरीज हैं या दो थियरिटिकल अप्रोचेस हैं जिन्हें हम थियरीज ऑफ इंटीग्रेशन के कैटेगरी में रखते हैं. इन दोनों ही थियरीज को, इन दोनों ही अप्रोचेस को थियरीज ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है. पहली थियरी है, पहला अप्रोच है फंक्शनल थियरी और फंक्शनल अप्रोच ऑफ डेविड मिट्रानी. थियरीज ऑफ इंटीग्रेशन के तहत ये पहला थियरिटिकल अप्रोच है, फंक्शनल थियरी और फंक्शनल अप्रोच ऑफ डेविड मिट्रानी. और दूसरा अप्रोच है नियो फंक्शनलिज्म ऑफ अर्नेस्ट हास एंड लियोन लिंडबर्ग. यहाँ आपको समझना है कि मैं डेविड मिट्रानी के लिए फंक्शनलिज्म इस टर्म को यूज़ क्यों नहीं कर रहा. एक्चुअली डेविड मिट्रानी खुद फंक्शनलिज्म इस टर्म को यूज़ करना प्रेफर नहीं करते थे. ही सेड दैट ही प्रेफर्स टू यूज़ द टर्म फंक्शनल थियरी और फंक्शनल अप्रोच
इन प्लेस ऑफ फंक्शनलिज्म। बाद में जब अर्नेस्ट हास ने अपनी नियो फंक्शनलिज्म की थियरी डेवलप की, तो नियो फंक्शनलिज्म को प्रपाउंड करते वक्त अर्नेस्ट हास ने कहा कि डेविड मिट्रानी की जो थियरी है, उनका जो अप्रोच है, वो फंक्शनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टर्म है फंक्शनलिज्म, द टर्म फंक्शनलिज्म was given to David Mitrani's approach not by David Mitrani himself but by Ernest Haas. डेविड मिट्रानी ने अपने अप्रोच को सिंपली फंक्शनल थियरी या फंक्शनल अप्रोच कहा। तो ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है। इसके बाद यहां पर आपके लिए इन दोनों ही अप्रोचेस के बीच के डिफरेंस को समझना ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म, डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ डेविड मिट्रानी एंड द अप्रोच ऑफ अर्नेस्ट हास। इन दोनों के अप्रोचेस के बीच के डिफरेंस को समझना ये बहुत ज़रूरी है। डेविड मिट्रानी ने अपने फंक्शनल थियरी को 1940s के डिकेड में डेवलप किया। अगर आप उनके वर्क को देखें, डेविड मिट्रानी के मेजर वर्क्स को आप देखें, फंक्शनल थियरी, फंक्शनल अप्रोच से रिलेटेड उन्होंने जो भी मेजर वर्क पब्लिश किए, वे सभी वर्क 1940s के डिकेड में लिखे गए और पब्लिश किए गए। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन की शुरुआत तो 1950s के डिकेड में हुई और डेविड मिट्रानी ने अपने फंक्शनल थियरी को 1940s के डिकेड में डेवलप किया। तो हम कह सकते हैं कि डेविड मिट्रानी ने अपने थियरी को यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप नहीं किया था। He did not develop his functional theory or his functional approach in reaction to what was happening in Europe. In fact, David Mitrani अपनी फंक्शनल थियरी को पहले ही डेवलप कर चुके थे। बाद में उन्होंने कहा कि उनकी ये जो फंक्शनल थियरी है, जो उन्होंने 1940s के डिकेड में डेवलप किया है, इस फंक्शनल थियरी को आप यूज करके यूरोपियन इंटीग्रेशन को समझा सकते हैं, यूरोपियन इंटीग्रेशन के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद डेविड मिट्रानी की जो फंक्शनल थियरी है, उनकी जो फंक्शनल अप्रोच है, डेविड मिट्रानी ने कहा कि हिज अप्रोच इट इज फॉर द होल वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया के लिए इस फंक्शनल अप्रोच को डेवलप कर रहे हैं। ही इज नॉट फोकस्ड ऑन वन रीजन, ही इज फोकस्ड ऑन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप कैसे पीस को अचीव कर सकते हैं, कंट्रीज के बीच कैसे पीस को अचीव किया जा सकता है। वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फंक्शनलिज्म और फंक्शनल अप्रोच। तो डेविड मिट्रानी की थियरी, हिज फंक्शनल अप्रोच, हिज फंक्शनल थियरी, इट वॉज फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए थियराइज किया। ही बिल्ट हिज थियरी नॉट फॉर वन रीजन बट फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन अगर आप अर्नेस्ट हास की तरफ देखें, अर्नेस्ट हास के नियो फंक्शनलिज्म के अप्रोच को अगर आप देखें, तो इस अप्रोच को अर्नेस्ट हास ने क्लियरली, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप किया। अर्नेस्ट हास की थियरी वर्ल्ड के लिए नहीं थी, वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए थी। उनकी फंक्शनल अप्रोच, अर्नेस्ट हास की फंक्शनल थियरी, इट वॉज फॉर वन रीजन एंड दैट रीजन वॉज यूरोप। Ernest Haas was trying to explain European integration through his theory of neo-functionalism, and this is the reason why he developed his theory in 1950s and 1960s, the time period when European integration was taking place. Ernest Haas के अलावा लियोन लिंडबर्ग भी neo-functionalism से जुड़े हैं। इनफैक्ट हम इन दो पॉलिटिशियंस को, रॉबर्ट शूमन एंड जीन मॉनेट, इन दो पॉलिटिशियंस को जिन्होंने यूरोपियन इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन पॉलिटिशियंस को भी हम neo-functionalism से जोड़ सकते हैं। They also influenced the thinking of Ernest Haas, Jean Monnet and Robert Schuman. So this was briefly about how functionalism and neo-functionalism was developed in two different time period and in two different contexts and for two different purposes. मित्रानी ने अपने फंक्शनल अप्रोच को 1940s में डेवलप किया और उनकी थियरी पूरे वर्ल्ड के लिए थी। His focus was the entire world. अर्नेस्ट हास ने अपनी थियरी को 1950s और 60s के डिकेड में डेवलप किया और उनका फोकस यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करना था। हिज थियरी, द फोकस ऑफ हिज थियरी वाज रीजनल इंटीग्रेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन यूरोप। तो ये पहला डिफरेंस है फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म के बीच। ये पहला डिफरेंस है। इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, इनके डेवलपमेंट का टाइम पीरियड अलग है। दिस डिफरेंस यू शुड कीप इन माइंड। लेकिन इस डिफरेंस के अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस हैं फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में, अब हमें ये समझना है। अर्नेस्ट हास इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं कि नियो फंक्शनलिज्म डेविड मिट्रानी के फंक्शनलिज्म या फंक्शनल अप्रोच का ही एक अपडेटेड वर्जन है। दैट मीन्स अर्नेस्ट हास डेविड मिट्रानी के फंक्शनल अप्रोच को फाउंडेशन बनाकर, आधार बनाकर अपने नियो फंक्शनलिज्म की थियरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी नियो फंक्शनलिज्म की थियरी इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल अप्रोच ऑफ डेविड मिट्रानी। इनफैक्ट ही इज मेकिंग द फंक्शनल अप्रोच ऑफ डेविड मिट्रानी एज इज फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के ऊपर वो अपने नियो फंक्शनलिज्म को डेवलप कर रहे हैं। नियो फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म का ही एक अपडेटेड वर्जन है। फंक्शनलिज्म को ही आधार बनाकर, फाउंडेशन बनाकर नियो फंक्शनलिज्म को डेवलप किया गया है। इसका यह मतलब भी है कि अगर आप नियो फंक्शनलिज्म को समझना चाहते हैं तो आपको पहले फंक्शनलिज्म को समझना होगा। अगर आप अर्नेस्ट हास को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डेविड मिट्रानी को समझना होगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनल अप्रोच ऑफ डेविड मिट्रानी फर्स्ट, एंड आफ्टर दिस वी विल गो टू अर्नेस्ट हास।
यहां पर आपको याद रखना है, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग डेविड मिट्रानीज फंक्शनल अप्रोच, यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट डेविड मिट्रानी, he develops his theory, his model, not for one region but for the whole world. उनकी थियरी, उनका फंक्शनल मॉडल ये पूरे वर्ल्ड के लिए है. द स्कोप ऑफ डेविड मिट्रानीज फंक्शनलिज्म इज ग्लोबल एंड इट इज़ नॉट रीजनल. तो हम जो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसे हम पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. डेविड मिट्रानीज फंक्शनल अप्रोच या डेविड मिट्रानीज फंक्शनलिज्म, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वन रीजन बट फॉर द होल वर्ल्ड. जब डेविड मिट्रानी से पूछा गया कि दुनिया भर में हम कंट्रीज़ के बीच पीस को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंश्योर वर्ल्ड पीस, पीस बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इस सवाल के जवाब में डेविड मिट्रानी ने सिंपली कहा, थ्रू फंक्शनल इंटीग्रेशन यू कैन एस्टैब्लिश पीस बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. द वे इज थ्रू फंक्शनल इंटीग्रेशन. फंक्शनल इंटीग्रेशन के थ्रू आप पीस अचीव कर सकते हैं. अब सवाल है कि ये फंक्शनल इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज दिस फंक्शनल इंटीग्रेशन, जिस फंक्शनल इंटीग्रेशन की बात डेविड मिट्रानी कर रहे हैं. लेकिन फंक्शनल इंटीग्रेशन को समझने से पहले आपको यह समझना भी जरूरी है कि यह फंक्शन क्या होता है. यहां पर द वर्ड फंक्शनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फंक्शन. तो फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फंक्शन. फंक्शन क्या होता है. फंक्शनलिज्म में या फंक्शनल अप्रोच में द वर्ड फंक्शन इट रेफर्स टू सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और फुलफिलमेंट ऑफ अ नीड. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या किसी भी नीड को सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फंक्शन. इंटरनेशनल रिलेशंस में फंक्शन का यह मतलब होता है. Functionalism, this approach is prevalent in other discipline of social sciences like sociology, anthropology. वहाँ पे फंक्शन का मतलब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, फंक्शन रेफर्स टू सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट ऑफ अ नीड. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी टास्क को परफॉर्म करना, दिस इज फंक्शन. किसी नीड को सेटिस्फाई करना, किसी नीड को फुलफिल करना, दिस इज फंक्शन इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. तो डेविड मिट्रानी के अकॉर्डिंग इस तरह के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम वर्ल्ड पीस को अचीव कर सकते हैं. कंट्रीज अपने बीच पीस को एस्टैब्लिश कर सकती हैं. कैसे? थ्रू दीज टाइप्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. अब यह होगा कैसे, हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, इसे समझते हैं. डेविड मिट्रानी के अकॉर्डिंग कंट्रीज और कंट्रीज के भीतर रहने वाले लोग सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी को सीख नहीं करते. एक्सटर्नल थ्रेट, अटैक या वॉर से सिक्योरिटी को सीख नहीं करते. ये एक नीड है. सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, फ्रॉम अटैक्स, फ्रॉम वॉर, दिस इज वन नीड of a country, the people of a country, and they seek the fulfillment of this need, the need of security. लेकिन security need is not the only need of a country or the people living in that country. Apart from security, countries they also seek peace and prosperity. Security के अलावा countries को peace भी चाहिए और prosperity भी चाहिए. In fact, लोग, countries के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, लोग ultimately यही चाहते हैं कि उनके जो problems हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. किसी भी कंट्री की आप बात करें, हर कंट्री में लोग रहते हैं और उन कंट्रीज में रहने वाले लोग अल्टीमेटली यही चाहेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनके नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए. ऑल द कंट्रीज, एवरीवेयर, पीपल आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड. प्रॉब्लम्स, नीड्स, ये लोग डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हैं. और जिस चीज़ को आप डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करेंगे तो आप चाहेंगे कि पहले उन चीज़ों को ही सॉल्व किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किया जाए, उन नीड्स को ही सेटिस्फाई किया जाए. दिस इज यूनिवर्सल फॉर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और ये फंक्शनलिज्म का बेसिक अजम्पशन है. यहीं से, इसी अजम्पशन से फंक्शनलिज्म की शुरुआत होती है. दैट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, दीज आर द प्राइम कंसर्न, द मेन कंसर्न ऑफ all the countries of the world, people living in all the countries of the world. This is the basic assumption, the core assumption of functionalism of David Mitrani. अब सवाल है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स की हमने अभी बात की, और ये जो नीड्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा, इन नीड्स को सेटिस्फाई कौन करेगा? इस सवाल का एक जवाब हो सकता है कि स्टेट, एक कंट्री की जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, दैट स्टेट, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री. स्टेट विल डू इट. लेकिन क्या स्टेट लोगों के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कॉम्पिटेंट होता है, सभी नीड्स को सेटिस्फाई करने में कॉम्पिटेंट होता है? खासकर ये जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है,
इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्या स्टेट सिंगल हैंडेडली सॉल्व करने में सक्षम है, केपेबल है? वेल, डेविड मिट्रानी का मानना है दैट स्टेट इज नॉट competent enough to solve most of the problems that the people of a particular country face. स्टेट को वो कॉम्पिटेंट नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, देयर आर मल्टीपल नीड्स एंड स्टेट इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स, सैटिस्फाई ऑल दोज नीड्स। अब सवाल है कि अगर स्टेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा या कॉम्पिटेंट नहीं है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा, इन टास्क को परफॉर्म कौन करेगा? डेविड मिट्रानी कहते हैं गो टू द एक्सपर्ट, गो टू द एक्सपर्ट। प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स भी हैं। यू जस्ट गो टू द एक्सपर्ट, हैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उन टास्क को परफॉर्म करेंगे। जस्ट गो टू द एक्सपर्ट। व्हाई? बिकॉज एक्सपर्ट्स, दे हैव द एक्सपर्टीज, दे हैव द स्पेशलाइजेशन एंड दे हैव द नो हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू satisfy a particular need. They are competent to do it, and since they are competent, you hand over the problem to experts. अब मान लीजिए कि दुनिया की सभी कंट्रीज एक साथ आ जाए, या a group of country in the world, they come together, और सभी कंट्रीज मिलकर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इनके बीच कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एक कॉमन प्रॉब्लम का लिस्ट ये तैयार करें। वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू almost all the countries of the world or a group of country of the world. Common problems की एक लिस्ट को हम तैयार करें। Suppose these problems are problem A, B, C and D. ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, और ये 4 प्रॉब्लम्स किसी एक कंट्री के प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, ये कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन नीड है मल्टीपल कंट्रीज के। अब इन कॉमन प्रॉब्लम्स को हम रैंक करेंगे। ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं इन्हें हम अब रैंक करेंगे, और ये रैंकिंग किस आधार पर की जाएगी? ये रैंकिंग इन प्रॉब्लम्स के नेचर के आधार पर की जाएगी। किस तरह के ये प्रॉब्लम्स हैं? जो प्रॉब्लम्स टेक्निकल नेचर के होंगे, अनकंटेंशियस, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना नहीं होगी, ए पॉलिटिकल, टेक्निकल नेचर के जो प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम टॉप में रखेंगे। और फिर जो प्रॉब्लम्स कंटेंशियस होंगे, जहां कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स की संभावना होगी, पॉलिटिकल नेचर के होंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम बॉटम में रखेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रैंक दीज प्रॉब्लम्स, दीज 4 प्रॉब्लम्स A, B, C and D। टॉप में द टेक्निकल प्रॉब्लम्स, द अनकंटेंशियस प्रॉब्लम, बॉटम में द प्रॉब्लम्स विच आर कंटेंशियस, विच आर पॉलिटिकल इन नेचर। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, जो टेक्निकल अनकंटेंशियस प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्हें हम प्रॉब्लम्स ऑफ लो पॉलिटिक्स भी कहते हैं। इनको हम लो पॉलिटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, दिस इज कॉल्ड लो पॉलिटिक्स। लेकिन जो कंटेंशियस प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिटिकल नेचर के जो प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें हम हाई पॉलिटिक्स कहते हैं। सो फ्रॉम लो पॉलिटिक्स टू हाई पॉलिटिक्स वी विल रैंक दीज प्रॉब्लम्स, फ्रॉम लो पॉलिटिक्स टू हाई पॉलिटिक्स। अब जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बारी आएगी, व्हेन इट कम्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम A, B, C and D, तब हम शुरुआत प्रॉब्लम A के साथ करेंगे। वी विल स्टार्ट विद लो पॉलिटिक्स। हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, अनकंटेंशियस प्रॉब्लम के साथ हम शुरुआत करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले ही एस्टैब्लिश किया कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हम उन लोगों को देंगे जो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो। ओनली द रेलेवेंट पीपल, ओनली द पीपल हु आर रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, द एक्सपर्ट्स, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक्सपर्टीज है, नो हाउ है, जानकारी है, उन्हें हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी देंगे। दैट मीन्स अगर हम प्रॉब्लम A को सॉल्व करना चाहते हैं, और प्रॉब्लम A को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, एक टास्क को यहां पर परफॉर्म करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम A, तो इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम उन्हीं लोगों को इंक्लूड करेंगे जो लोग इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। ओनली दोज हु आर रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, only those who are relevant to the problem will be included in this functional organization. In other words, डेविड मिट्रानी कहना चाह रहे हैं कि हम यहां पर इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस और लीडर्स ये प्रॉब्लम से रेलेवेंट है ही नहीं। क्या इन पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स के पास एक्सपर्टीज है, नो हाउ है, कोई स्पेशलाइजेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? अगर नहीं तो फिर हम इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल ओनली इंक्लूड द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और इन टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ही हम ये जिम्मेदारी देंगे कि आप इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। यू टेक द डिसीजंस, द टेक्निकल एक्सपर्ट्स विल टेक द डिसीजन, विल डू एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूटिंग फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना हम शुरू करेंगे विद दोज प्रॉब्लम्स, विद दोज इश्यूज विच आर टेक्निकल इन नेचर, अनकंटेंशियस इन नेचर। तो प्रॉब्लम A को सॉल्व करने के लिए हमने एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया। उस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी लोग हो सकते हैं उन्हें हमने इंक्लूड कर दिया, एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर दिया, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर दिया। इसके बाद ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को शुरू करता है,
क्योंकि यहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. दे आर नॉट कंसर्न अबाउट पॉलिटिक्स, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट एनी अदर थिंग्स विच आर इररेलेवेंट टू द प्रॉब्लम. तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे और जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. जब प्रॉब्लम ए रिजॉल्व हो जाएगा, when the problem A is resolved, we got the solution, the country has got the solution, तब कंट्रीज सोचेंगी कि अगर वो प्रॉब्लम ए में कोऑपरेट कर सकती हैं और प्रॉब्लम ए में उन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया उस कोऑपरेशन का नतीजा सक्सेसफुल रहा, तो इस सक्सेस को क्या ये कंट्रीज प्रॉब्लम बी में भी रेप्लिकेट कर सकती हैं? द सेम मेथड दैट द कंट्री अडॉप्टेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ए, नाउ दैट मेथड प्रूव टू बी सक्सेसफुल, क्या उसी मेथड को हम प्रॉब्लम बी में भी अडॉप्ट करेंगे? कंट्रीज यहां पर टेम्प्टेड होंगी प्रॉब्लम ए के सक्सेस को रिपीट करने के लिए. कंट्रीज यहां पर टेम्प्टेड होंगी और जैसे ही प्रॉब्लम ए को सॉल्व किया जाएगा, कंट्रीज विल मूव टू प्रॉब्लम बी. प्रॉब्लम बी के लिए भी वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी और प्रॉब्लम बी को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जब प्रॉब्लम बी को भी हम सॉल्व कर लेंगे, कंट्रीज इस तरह से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम बी को भी सॉल्व कर लेंगी, तो कंट्रीज को लगेगा कि इन्होंने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, तो जो तीसरा प्रॉब्लम है, भले तीसरा प्रॉब्लम ये माइंडली कंटेंशियस है, हम इस तीसरे प्रॉब्लम में भी एंटर कर सकते हैं और इस तीसरे प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. सो द सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ए विल इनकरेज कंट्रीज टू गो टू सॉल्व प्रॉब्लम बी. And now when problem B is also successfully solved, then this will encourage countries to go to problem C. And this process will continue. From B, they will move to C. From C, they will move to D. From D, they will move to E. And this process will continue. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने शुरुआत की प्रॉब्लम ए को सॉल्व करने की, जब हमने शुरुआत की, उस वक्त हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम प्रॉब्लम बी को भी सॉल्व करेंगे या हम प्रॉब्लम सी को भी सॉल्व करेंगे या हम प्रॉब्लम डी को भी सॉल्व करेंगे. एट दैट टाइम वी डिड नॉट, और द कंट्रीज डिड नॉट इंटेंड टू टेक देयर कोऑपरेशन बियॉन्ड प्रॉब्लम ए टू प्रॉब्लम बी और टू प्रॉब्लम सी और टू प्रॉब्लम डी. उस वक्त ये इंटेंशन नहीं था. लेकिन प्रॉब्लम ए के सक्सेसफुल सॉल्यूशन की वजह से हम देखते हैं कि कोऑपरेशन को प्रॉब्लम बी में भी रिपीट किया जाता है, फिर प्रॉब्लम सी में भी रिपीट किया जाता है, प्रॉब्लम डी में भी रिपीट किया जाता है. तो ये जो अनइंटेंडेड कोऑपरेशन का स्प्रेड है, सब्सिक्वेंट कोऑपरेशन यहां पर जो हो रहा है, ये अनइंटेंडेड सब्सिक्वेंट कोऑपरेशन है. इसी अनइंटेंडेड सब्सिक्वेंट कोऑपरेशन को एक टर्म से एक्सप्लेन किया जाता है, एंड दैट टर्म डेविड मिट्रानी यहां पर रेमिफिकेशन के टर्म को यूज करते हैं. और इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म भी यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट. स्पिल ओवर इफेक्ट, डेविड मिट्रानी ने इसे रेमिफिकेशन कहा, अर्नेस्ट हास इसे स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं. स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट, दिस इज द कोर आर्ग्यूमेंट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म. और स्पिल ओवर इफेक्ट के इस आर्ग्यूमेंट को डेविड मिट्रानी भी एक्सेप्ट करते हैं और अर्नेस्ट हास भी एक्सेप्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी कैन हैव स्पिल ओवर इफेक्ट, देन वी कैन डीपन द इंटीग्रेशन. अगर कंट्रीज के बीच स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम ए टू प्रॉब्लम बी, देन फ्रॉम प्रॉब्लम बी टू प्रॉब्लम सी, देन फ्रॉम प्रॉब्लम सी टू प्रॉब्लम डी, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, अनइंटेंडेड मूवमेंट अगर ये हो रहा है, तो इससे कंट्रीज के बीच इंटीग्रेशन और अधिक डीपन होगा और अधिक मीनिंगफुल होगा. कंट्रीज और ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएंगी. डेविड मिट्रानी जैसे फंक्शनलिस्ट थियरिस्ट कहते हैं कि ये जो स्पिल ओवर है, जिस स्पिल ओवर इफेक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये स्पिल ओवर ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस होता है. आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है. यू जस्ट नीड टू बिगिन विद कोऑपरेशन इन अ टेक्निकल अनकंटेंशियस इशू. आप बस कोऑपरेशन की शुरुआत करें. एक फील्ड में आपने अगर सक्सेसफुली कोऑपरेट कर लिया, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन आपने अगर एक फील्ड, एक स्फीयर में कर लिया, तो फिर यहां से कोऑपरेशन स्प्रेड करेगा. फ्रॉम वन फील्ड, फ्रॉम वन स्फीयर, इट विल स्प्रेड टू मल्टीपल फील्ड एंड मल्टीपल स्फीयर. आपको बस शुरुआत करना है. दिस इज लाइक अ चेन रिएक्शन. यू जस्ट बिगिन इट एंड द रेस्ट ऑफ द इवेंट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. और अगर इस तरह के फंक्शनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, भले ही हम लो पॉलिटिक्स से शुरू करें, लो पॉलिटिक्स के स्फीयर में ही अगर इस तरह के फंक्शनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को दुनिया भर में इनिशिएट किया जाता है, तो धीरे धीरे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या ये बढ़ेगी. थ्रू आउट द वर्ल्ड वी विल सी मैनी मल्टीपल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग अप. और ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ये ग्लोबल सर्विस एजेंसीज की तरह होंगी. इनका काम किसी एक टास्क को परफॉर्म करना होगा, किसी एक सर्विस को डिलीवर करना होगा, किसी एक नीड को सेटिस्फाई करना होगा. और ये अपने सर्विसेज को, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये अपने सर्विसेज को सिर्फ एक कंट्री को डिलीवर नहीं करेंगी, मल्टीपल कंट्रीज को ये डिलीवर करेंगी. सो ग्रेजुअली वी विल सी दैट द वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम which can best be described as a world order of functional organizations. ये डेविड मिट्रानी का प्रेडिक्शन है. वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं that gradually we will enter into a stage of world history. We will enter into a kind of international system which will be described as a world order of or a global order of functional organizations. He's very optimistic about it. और अगर दुनिया इस तरह से organized हो जाए, if we have
multiple global service agencies, multiple functional organizations working around the world, अगर दुनिया इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती है तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम एक्सपीरियंस करेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा कि स्टेट्स की रेलेवेंस घटने लगेगी। द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इट विल बिकम मीनिंगलेस। स्टेट अपने रेलेवेंस को धीरे धीरे खोता चला जाएगा। स्टेट्स आर गोइंग टू बिकम लेस एंड लेस रेलेवेंट। व्हाई? बिकॉज लोगों को अब स्टेट से उतनी उम्मीद नहीं होगी जितनी उम्मीद लोगों को इन ग्लोबल सर्विस एजेंसीज से होगी, क्योंकि हमने इस बात को पहले ही एस्टैब्लिश किया दैट पीपल आर अल्टीमेटली कंसर्न्ड अबाउट सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड। और अगर उनके प्रॉब्लम्स को, उनके नीड्स को ये ग्लोबल सर्विस एजेंसीज, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अगर ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग अपने एलिजियंस को, अपने लॉयल्टी को स्टेट से इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। पीपल आर गोइंग टू बी मोर लॉयल टुवर्ड्स दीज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इस केस में स्टेट अपने रेलेवेंस को खोता चला जाएगा। स्टेट्स आर गोइंग टू बिकम लेस एंड लेस रेलेवेंट। स्टेट्स सॉवरेनिटी इज गोइंग टू बिकम लेस एंड लेस रेलेवेंट। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा इस ग्लोबल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस हम एक्सपीरियंस करेंगे वो ये कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट दे विल वैनिश फ्रॉम अर्थ। कंट्रीज के बीच वॉर या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कंट्रीज आर गोइंग टू बी सो मच इंटरडिपेंडेंट with each other that they will not even think about war, they will not even think about conflict. कोई भी इंटीग्रेशन को रिवर्स करना नहीं चाहेगा। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हम एक्सपीरियंस करेंगे। डेविड मिट्रानी यहां पर प्रेडिक्शन करते हैं। पहला, स्टेट, द रेलेवेंस ऑफ अ स्टेट एंड द रेलेवेंस ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। एंड सेकंड, occurrences of war, conflict between and among countries, they will also reduce in this global order of functional organization, this new world order. So these are the bold arguments of David Mitrani's functional theory or functional approach. Now the next big question is, how did David Mitrani develop these big ideas? What were the influences on him? Mitrani, he was certainly not working in a vacuum. He must have developed his functional theory in reaction to some events, some developments which were taking place during his time period. Mitrani के ideas, उनके functional theory के ऊपर जो influences थे, जिन इवेंट्स, जिन घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपने फंक्शनल थियरी को डेवलप किया, इन इन्फ्लुएंसेस को जानना, इन इवेंट्स को जानना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं मेजर इन्फ्लुएंस मिट्रानी के आइडिया के ऊपर, वन मेजर इन्फ्लुएंस वाज ऑफ दिस गवर्नमेंट एजेंसी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएस गवर्नमेंट इन 1933, टेनेसी वैली अथॉरिटी, टीवीए। टेनेसी वैली अथॉरिटी यूएस की ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे 1933 में एस्टैब्लिश किया गया। टेनेसी रिवर यूएस के कई स्टेट से फ्लो करती है। टेनेसी रिवर बेसिन को डेवलप करने के लिए, जैसे इस रिवर बेसिन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करना, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बिल्ड करना, इस रिवर बेसिन में रहने वाले जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप करना, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने टेनेसी वैली अथॉरिटी को 1933 में एस्टैब्लिश किया। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टीवीए में, टेनेसी वैली अथॉरिटी में, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही इंक्लूड किया। ओनली द एक्सपर्ट्स वर केप्ट इन दिस टेनेसी वैली अथॉरिटी। इसके बाद टेनेसी वैली अथॉरिटी, इस गवर्नमेंट एजेंसी के वर्क को, इसके फंक्शनिंग को क्लियरली स्पेसिफाई किया गया और यह कहा गया कि ये अथॉरिटी, टीवीए, दिस अथॉरिटी इज गोइंग टू बी ऑटोनोमस। यहां पर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस अथॉरिटी के फंक्शनिंग में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ये अथॉरिटी अपने टास्क को परफॉर्म कर सकती है। अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये ऑटोनोमस होगी। टीवीए, टेनेसी वैली अथॉरिटी, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। It was very successful. And because of this, David Mitrani, he decided to study this agency, the working of this agency. David Mitrani ने TVA को study किया, इसके ऊपर research किया, and he was very impressed by how this authority, this agency was designed, it was framed, and how it worked and performed its functions and duties. David Mitrani ने कहा कि TVA, Tennessee Valley Authority, it is the best example of a functional organization. This is how a functional organization should be built, should be organized. और इसलिए डेविड मिट्रानी ने यह भी कहा कि टीवीए के मॉडल को, टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल को दुनिया भर में अप्लाई किया जाना चाहिए। कंट्रीज को मिलकर टीवीए जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना चाहिए, कंस्टिट्यूट करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने नीड्स को, अपने कॉमन प्रॉब्लम्स, अपने कॉमन नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए। कंट्रीज को मिलकर अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने कॉमन नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए टीवीए जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना चाहिए। टीवीए के अलावा 1875 में बना यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 1865 में बना इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, 1919 में एस्टैब्लिश किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेविड मिट्रानी के फंक्शनल थियरी को बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन्हीं इन्फ्लुएंसेस से इंस्पायर्ड होकर डेविड मिट्रानी ने अपने फंक्शनल थियरी को प्रपाउंड किया। डेविड मिट्रानी के फंक्शनल अप्रोच से जुड़े उनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। पहला, द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट 1933,
अ वर्किंग पीस सिस्टम 1943, द रोड टू सिक्योरिटी 1944। यहाँ पर उनका ये जो सेकंड वर्क है, अ वर्किंग पीस सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज फंक्शनल थियरी, फॉर हिज फंक्शनल अप्रोच। डेविड मिट्रानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को ही वर्किंग पीस सिस्टम कहते हैं। What is the meaning of working peace system? The meaning is simple. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज मिलकर स्टैब्लिश कर रही हैं, किसी कॉमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कंट्रीज के द्वारा एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा है, then this functional organization is what is referred to as working peace system by David Mitrani. This term was coined by David Mitrani in 1943, working peace system, or working peace system, it simply refers to functional organization. ये आपको याद रखना है. So this was David Mitrani's functional approach. So Ernest Haas, डेविड मिट्रानी के फंक्शनल अप्रोच को आधार बनाकर अपने न्यू फंक्शनलिज्म को डेवलप करते हैं. दैट मीन्स डेविड मिट्रानी के फंक्शनलिज्म और अर्नेस्ट हास के न्यू फंक्शनलिज्म में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी. डेविड मिट्रानी की तरह अर्नेस्ट हास भी कहते हैं कि इट इज़ थ्रू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी आर गोइंग टू अचीव पीस बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जहां डेविड मिट्रानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, वहीं अर्नेस्ट हास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक प्रैग्मैटिक, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं. बोथ टॉक अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डेविड मिट्रानी एंड अर्नेस्ट हास. लेकिन डेविड मिट्रानी अपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्पिल ओवर इफेक्ट के आर्ग्यूमेंट को लेकर ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे. ही अडॉप्टेड अ काइंड ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स द स्पिल ओवर इफेक्ट. लेकिन अर्नेस्ट हास, he was practical and he was pragmatic with the scope and the limits of functional organization and the spillover effect. और इसी वजह से अर्नेस्ट हास को डेविड मिट्रानी के ओरिजिनल फंक्शनल अप्रोच में कई चेंजेस करने पड़ते हैं. और इन चेंजेस के बाद जो नया अप्रोच डेवलप होता है, अर्नेस्ट हास के द्वारा जो नया अप्रोच डेवलप किया जाता है, इसी अप्रोच को हम नियो फंक्शनलिज्म कहते हैं. फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म के बीच, या आप कह सकते हैं कि डेविड मिट्रानी और अर्नेस्ट हास के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इस एक क्वेश्चन के आंसर में लाई करता है. दिस वन क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द आंसर दैट वी गिव टू दिस क्वेश्चन. द आंसर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन डेविड मिट्रानी एंड अर्नेस्ट हास. सवाल ये है कि कंट्रीज के बीच जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन अल्टीमेटली किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है. कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, दे आर एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेशन, एडवांस्ड वर्जन ऑफ कोऑपरेशन, दे आर इंटीग्रेटिंग इन डिफरेंट स्फीयर्स. तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये जो कोऑपरेशन हो रहा है, डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शनल है, ये कोऑपरेशन, ये फंक्शनल है. किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ये कोऑपरेशन हो रहा है. सवाल यहाँ पर है कि किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस ये कंडक्ट किया जा रहा है. डेविड मिट्रानी और अर्नेस्ट हास इस सवाल को अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं और इनके आंसर में ही हमें पता चल जाता है कि फंक्शनलिज्म नियो फंक्शनलिज्म से कैसे अलग है, या नियो फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म से कैसे अलग है. डेविड मिट्रानी, उनके सामने जब ये सवाल रखा गया दैट इंटीग्रेशन आखिर किन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है, किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हो रहा है, डेविड मिट्रानी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि कंट्रीज के बीच इंटीग्रेशन कॉमन पीपल, आम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, आम लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है. द पीपल हु आर लिविंग इन अ कंट्री, इट इज़ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. It is to satisfy their needs, the needs of the people, that these integrative processes are taking place. So Mitrani, he puts people at the center, the needs and problems of people at the center. और जब लोग सेंटर में हैं, उनके नीड्स, उनके प्रॉब्लम सेंटर में है, तो इंटीग्रेशन को भी लोग ड्राइव करेंगे. इट इज़ द पीपल, देयर नीड, देयर प्रॉब्लम्स विच विल ड्राइव द इंटीग्रेशन. मिट्रानी कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन प्रोसेस चाहते हैं तो आपको पॉलिटिशियंस को इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर रखना होगा. आपको टेक्निकल और पॉलिटिकल इशूज को सेपरेट करना होगा. पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिशियंस, they are not going to contribute towards the solution of a problem or satisfaction of a need. तो फिर आप इन्हें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखें? They are unnecessarily going to complicate the situation. They are unnecessarily going to delay the process of solution of a problem, the satisfaction of a need. इसलिए डेविड मिट्रानी कहते हैं कि just separate technical issues from the political issues. Just keep the politicians and political leaders away from the functional organizations. And if you are going to do this, then the functional organizations are going to work. They are going to deliver. They are going to give the results. और जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होंगे तो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के बाद लोग डिमांड करेंगे कि सेम मॉडल को दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाए, दूसरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाए. इन दिस वे द स्पिल ओवर इफेक्ट इज गोइंग टू प्रोसीड ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर स्फीयर. पीपल आर गोइंग टू बी एट द सेंटर, पीपल विल ड्राइव द इंटीग्रेशन प्रोसेस. दिस इज व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ डेविड मिट्रानी. लेकिन अर्नेस्ट हास डेविड मिट्रानी के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं.
जो हमारा सवाल था कि कंट्रीज के बीच इंटीग्रेशन अल्टीमेटली किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, किन के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होता है, इस सवाल के जवाब में अर्नेस्ट हास कहते हैं कि इट इज नॉट द पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट बट द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एलीट विच ड्राइव द इंटीग्रेशन। अर्नेस्ट हास के अकॉर्डिंग डेविड मिट्रानी ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के पोटेंशियल को ओवर एस्टिमेट किया। डेविड मिट्रानी ने टेक्निकल, अनकंटेंशियस, ए पॉलिटिकल फील्ड में होने वाले इंटीग्रेशन के पोटेंशियल को ओवर एस्टिमेट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक टेक्निकल स्फीयर में सक्सेसफुल इंटीग्रेशन को एस्टैब्लिश करते हैं तो बाकी स्फीयर्स में स्पिल ओवर इफेक्ट के थ्रू ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन होने लगेगा। सो फॉर डेविड मिट्रानी, स्पिल ओवर इफेक्ट एंड सब्सिक्वेंट इंटीग्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस। लेकिन अर्नेस्ट हास कहते हैं कि नो, दिस इज नॉट द केस। सब्सिक्वेंट इंटीग्रेशन एंड स्पिल ओवर इफेक्ट, दे आर नॉट ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस। ये डिफरेंस है फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में। फंक्शनलिज्म मानता है कि स्पिल ओवर इफेक्ट का कंटिन्यू करना, आगे बढ़ना, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस होगा। नियो फंक्शनलिज्म कहता है कि नहीं, स्पिल ओवर इफेक्ट कभी भी खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ता, स्पिल ओवर इफेक्ट कभी भी खुद ब खुद प्रोसीड नहीं करता। इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक एंड अ सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन ड्राइव करता है, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कौन ड्राइव करता है? नियो फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड द स्पिल ओवर इफेक्ट, इट इज ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल एलीट्स ऑफ अ कंट्री। ये पॉलिटिकल एलीट्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं जो स्पिल ओवर इफेक्ट को ड्राइव करते हैं, जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। और इन पॉलिटिशियंस, इन पॉलिटिकल एलीट्स के इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए, इनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही अल्टीमेटली इंटीग्रेशन होता है। सो बेसिकली इट इज द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एलीट्स ऑफ अ कंट्री विच ड्राइव द इंटीग्रेशन प्रोसेस। आपको समझना है कि किसी भी कोऑपरेशन, अर्नेस्ट हास कहते हैं कि किसी भी कोऑपरेशन को शुरू करने से पहले, किसी भी इंटीग्रेशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले कंट्रीज के पॉलिटिकल एलीट्स ये कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होने वाला है, जो कोऑपरेशन होने वाला है, इस इंटीग्रेशन, इस कोऑपरेशन से क्या इनके इंटरेस्ट सर्व होंगे। कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन अगर बेनिफिट जनरेट करता है तो इन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा, इनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से गोल्स इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, इस पर्टिकुलर कोऑपरेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर इन पॉलिटिकल एलीट्स को लगता है कि कोऑपरेशन से कॉस्ट की तुलना इन्हें बेनिफिट ज़्यादा होगा, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले इनके द्वारा जो कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन किया गया, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट अगर ये आता है कि जो पर्टिकुलर जो प्रपोज्ड कोऑपरेशन इंटीग्रेशन है, इस प्रपोज्ड कोऑपरेशन इंटीग्रेशन से एक कंट्री को बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे, तो फिर कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट दीज स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस विच आर गोइंग ऑन इन द हेड्स ऑफ द पॉलिटिकल एलीट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट द नीड्स and it is not the problems of the people which drive integration. It is basically the need and problems and interest of the political elites of countries which ultimately drive the integration process. So political elites, politicians, leaders, they play an extremely important role in the process of integration. David Mitrani ने इस ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इनफैक्ट उन्होंने पूरी तरह से इसे नेग्लेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप टेक्निकल और पॉलिटिकल इश्यूज को सेपरेट करें, दिस इज द फर्स्ट प्री कंडीशन फॉर हैविंग सक्सेसफुल इंटीग्रेशन। लेकिन अर्नेस्ट हास इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, सिर्फ एक्नॉलेज ही नहीं करते बल्कि अर्नेस्ट हास इस आर्ग्यूमेंट को नियो फंक्शनलिज्म का सेंट्रल आइडिया बनाते हैं, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। नियो फंक्शनलिज्म में नियो क्या है? नियो फंक्शनलिज्म में जो प्रीफिक्स नियो एडेड है, ये प्रीफिक्स नियो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है दैट पॉलिटिकल एलीट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस। फंक्शनलिज्म में पॉलिटिक्स को बाहर रख दिया गया। जब आप फंक्शनलिज्म में पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं, पॉलिटिकल एलीट्स को जोड़ते हैं, then what you get is neo-functionalism. So neo-functionalism, the neo, it represents the political elite, the politics which we are trying to integrate, which we are trying to combine with functionalism. अर्नेस्ट हास कहते हैं कि टेक्निकल इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज को हम सेपरेट नहीं कर सकते। टेक्निकल इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनफैक्ट किसी भी कोऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के लिए उस कोऑपरेटिव एफर्ट में पॉलिटिकल एलिमेंट्स का जुड़ना ये जरूरी है। बिना पॉलिटिकल एलीट के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी कोऑपरेशन, कोई भी कोलैबोरेटिव एफर्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ नियो फंक्शनलिज्म। लेकिन ऐसा क्यों पॉलिटिकल एलीट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? वाई वी नीड पॉलिटिकल एलीट्स इन अ कोऑपरेटिव एफर्ट, इन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट? देखिए, जब भी कोऑपरेशन होगा, जब भी कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, तब उस कोऑपरेशन, उस इंटीग्रेशन से बेनिफिट्स जनरेट होंगे, डेफिनेटली बेनिफिट्स जनरेट होंगे। और अगर कोऑपरेशन से बेनिफिट्स जनरेट हो रहे हैं तो कोऑपरेशन में इन्वॉल्व जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज चाहेंगी कि इन बेनिफिट्स को उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन क्या हो जब ये बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाए? व्हाट इफ द बेनिफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली?
जब इन बेनिफिट्स को कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन से डिराइव किए गए इन बेनिफिट्स को जब कंट्रीज के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा तो फिर कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा. दिस विल बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर द कंट्रीज. और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोऑपरेशन के फेल करने की संभावना बढ़ जाएगी. द कोऑपरेशन विल फेल इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, देन यू कैन नॉट टॉक अबाउट कोऑपरेशन. तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमें कंट्रीज के बीच कॉमन रूल्स एस्टैब्लिश करना होगा. इट इज नॉट जस्ट अबाउट bringing countries together and integrating them. No, we have to establish common rules. हमें common rules establish करना होगा. हमें एक decision making process को बनाना होगा. एक dispute resolution mechanism को हमें establish करना होगा. That means in a nutshell हमें intergovernmental institutions बनाने होंगे, supranational institutions बनाने होंगे. और इन institutions को बनाने का काम, इन्हें रन करने का काम, ये काम technical experts नहीं कर सकते. Technical experts are important. We know they are important for solving the problem. For performing a task, technical experts are important. लेकिन जब बात इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने की हो, रूल मेकिंग की हो, डिसीजन मेकिंग की हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हो, यहां पर ये टेक्निकल एक्सपर्ट काम नहीं आएंगे. यहां पर आपको जरूरत होगी पॉलिटिकल एलिट्स की, सीजन्ड पॉलिटिकल एलिट्स की. यहां पर आपको जरूरत होगी पॉलिटिकल लीडर्स की. यहां पर जरूरत होगी क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एलिट्स, ये इन इंस्टीट्यूशंस को बनाएंगे, इन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करेंगे और इन इंस्टीट्यूशंस के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करेंगे. तो इस तरह से अगर हम देखें तो टेक्निकल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता. They will go together. They will go hand in hand. Technical issues and political issues. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन होगा, एडवांस्ड लेवल ऑफ कोऑपरेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा, इंटीग्रेटिव प्रोसेस जब कंट्रीज के बीच शुरू होंगी, वहां हमें इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे. सो फंक्शनल इंटीग्रेशन, इट विल ऑलवेज लीड टू क्रिएशन, टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. एंड दीज इंस्टीट्यूशंस, these intergovernmental institutions, these supranational institutions, they cannot be established without the aid, without the help and without the support of political elites of countries, political leaders of countries. And this is the reason why. इसी वजह से नियो फंक्शनलिज्म को इंस्टीट्यूशनल इंक्रीमेंटलिज्म भी कहा जाता है. नियो फंक्शनलिज्म को फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट भी कहा जाता है. ये दो फ्रेजेस हैं जो नियो फंक्शनलिज्म के साथ जुड़े हैं. So this was a long lecture on functionalism and neo functionalism. I hope the concept, the theoretical approach is clear to you. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ कंसेप्चुअल वीडियोस, थरली कंसेप्चुअल वीडियोस, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी गारंटी की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी. अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए, इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जो 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में मौजूद जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स पर अगर आप इस तरह के कंसेप्चुअल वीडियोस चाहते हैं अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो ये वीडियोस आपको हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स में मिलेंगे. यू नीड टू ट्रस्ट द कोर्स इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स.